हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमने वर्णमाला के क्वेश्चनों को देखा है अभी तक और हम 65 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। अगर इससे पहले आपने मेरे दोनों वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें हमने पूरे डिटेल से हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा है। इसका एक्सप्लेनेशन देखा है हर एक क्वेश्चंस का, और बहुत ही बेहतर तरीके से हम प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। मेरे चैनल पे अगर आप तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक चीज़ सिस्टमैटिक ढंग से मिल सके। मैं हर एक चैप्टर को कराऊंगी इसी तरह, और विथ एक्सप्लेनेशन कराऊंगी, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। क्योंकि कई बार हमें इतना ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा थ्योरी भी देख पाएँ, फिर एमसीक्यू करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा दोनों ही चीज़ कवर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पसंद आ रहा है अगर वीडियो तो लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए। 65 क्वेश्चन हमने देख लिया है। इसके बाद हम आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की तरफ फोकस करेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन का नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा मात्रा में हो और हमारा प्रैक्टिस भी बेहतर तरीके से हो सके। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चंस है, कौन सा समूह सही नहीं है। तो मैं आपको ये फिगर बार बार करवाती हूँ। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये है नाक, ये होठ, ये ओष्ठ वाला हिस्सा है, और ऐसे करके मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे कंठ होता है, यहाँ पे तालु होता है, यहाँ पे मूर्धा होता है, फिर यहाँ पे दंत होता है, और फिर ये वाला ओष्ठ होता है। तो इस तरह से हमने आपको पूरी चीज़ें कंप्लीट कराई थी कि हम ऐसे चलेंगे, नीचे से चलेंगे, कंठ में क, फिर यहाँ पे तालु में च, यहाँ पे फिर ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है, और फिर ये प। इस तरह से हमने देखा था। तो अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। ये मैं बार बार इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर याद हो जाए पूरी तरह से, और बिल्कुल भी कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ देखें तो प वर्ग हमारा ओष्ठ में आता है, बिल्कुल सही है। क वर्ग हमारा कंठ में आता है, ये भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पे न, ल, र और श, यह भी हमारा वत्स में आता है, यानी कि दंत में आता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे वत्स और दंत, ये भी ध्यान रखेंगे, वत्स या फिर दंत, ये दोनों ही एक प्रकार में आ जाएगा, ये दोनों को एक ही नाम है। ठीक है, और अब हम देखें यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे च वर्ग की बात की जा रही है, और मैंने आपको बताया था कि कंठ के बाद क्या होता है, हमारा तालु होता है, तो तालव्य हो जाएगा च वर्ग में। तो यहाँ मूर्धा दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ एक्सप्लेनेशन में सेम चीज़ दी हुई है। अभी देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ड, ढ, ग, घ, री या र, या फिर च और छ। तो हम यहाँ पर देखें कौन सा हमारा सही हो जाएगा। कंठ से देखिए च, छ तो कंठ से नहीं होता है हमारा। री और र भी वत्स के अंदर आ जाता है, और ड, ढ भी हमारा नहीं होता है, वो भी ट, ठ, ड, ढ, तो वो हमारा मूर्धा के अंदर चला जाता है। तो देख लेते हैं, ग और घ हमारा क वर्ग से संबंधित है, और यही हमारा कंठ से भी हो जाएगा। कंठ वर्ग हमारा क वर्ग के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखें तो यहाँ लिखा है, अमान वर्णों का विकल्प कौन सा है। अमानक वर्ग। अब यहाँ देख लेते हैं, अमानक वर्णों की बात की जा रही है। तो अ होगा, भ, झ होगा, र, य होगा, या झ और अ होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि इस तरह का चीज़ आपने कहीं देखा है, मैंने तो नहीं देखा है। तो ये अमानक वर्ण में हमारा आ जाएगा। बाकी तीनों ही ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, दिए गए विकल्पों में अमानक वर्णों का विकल्प ये नहीं है। हिंदी में बहुत से ऐसे वर्ण होते हैं जो वर्तमान में चलन में नहीं होते, अथवा हिंदी के मूल वर्णों में शामिल नहीं होते। उदाहरण के लिए ये आप देख सकते हैं। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्थान द है, दंत है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं,
यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। न जो है हमारा नासिक में आ जाता है, न हमारा कहाँ आता है, नासिक में आता है। प वर्ग हमारा हाँ, नौ हमारा नासिक में आता है और हमारा दंत में भी आ जाता है। दंत में कैसे आता है, तो हमने देखा है कि त वर्ग हमारा दंत में होता है, तो त थ द ध न, ये न भी हमारा दंत में आता है। तो इस तरह से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प हमारा किस में आएगा, ओष्ठ में आ जाएगा। ग हमारा कंठ में आ जाएगा और च हमारा तालव्य में आ जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप एक बार देख लीजिए। क वर्ग और स्वर में देखा जाए तो अ और आ हमारा कंठ में आता है। ये हमने कई बार इस चीज़ों को डिस्कशन कर लिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे और जो नई चीज़ें हम देखेंगे क्वेश्चंस में उसका अच्छे से हम करते हुए चलेंगे साथ में क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तालव्य की बात यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ज। च छ ज झ, तो च वर्ग मैंने आपको अभी बताया कि च वर्ग हमारा किसके अंदर आता है, तालु के अंदर आता है हमारा च वर्ग। तो अब तक तो आपको ये रट गया होगा कौन सा स्थान कहाँ पे क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जब हमें बोलते वक्त हमें गर्म हवा हमारे मुख से निकलती है, इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जहाँ पे आपका कौन कौन सा था, श, श, स और ह, ये जो चार है ये हमारे ऊष्म व्यंजन के अंदर आते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ह उसमें व्यंजन है, उसमें व्यंजन में जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अथवा बोलते समय श्वास वायु मुख के विभिन्न भागों में रगड़ खाती हुई ऊष्मा के साथ बाहर ध्वनि निकलती है, उसे हम उसमें व्यंजन कहते हैं। और ये हमारे चार होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है। अब तक आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क वर्ग के अंदर हमारा ग आता है, क वर्ग हमारा कहाँ आ जाएगा, कंठ में आ जाएगा। इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी। ये कंठ हो जाएगा, कंठ से क, यहाँ पे आपका तालु आ जाएगा, तालु से च, मूर्धा यहाँ पे आता है, जो जीभ के ठीक ऊपर आप अगर टच करेंगे तो जो खुरदरी हिस्सा जो है वो हमारा मूर्धा के अंदर आता है। मूर्धा हमारा किस में हो जाएगा, ट, और दंत हो जाएगा हमारा त, और ओष्ठ हो जाएगा हमारा प वर्ग। इस तरह से हम सारी चीज़ें याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बार बार ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए पूरी तरह से और कोई भी क्वेश्चन करने में आपको कोई परेशानी ना हो। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया, यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये। तालव्य, पहले तो आपको क्या ध्यान में रखना है, तालव्य हो, महाप्राण हो और घोष व्यंजन हो। ठीक है, ये तीनों की विशेषताएं मैं आपको बता देती हूँ। तालव्य हमने देखा था च वर्ग, ठीक है, च वर्ग हमने देखा था। अब ये चारों में से वो जो भी है वो च वर्ग में होना चाहिए, सबसे पहले तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें, महाप्राण की बात हमने की थी कि जब हम जैसे च वर्ग है तो सी हो गया च, सी एच हो गया छ। तो जब सी एच वाला जो होता है, जहाँ पे ज़्यादा भारी श्वास लगता है, बोलने में जो थोड़ा कहेंगे भारीपन होता है, च छ। एक एक आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि अल्टरनेटिव होता है च छ। अब ज में हम बात करें तो जे में हम ज लगा देते हैं और जे एच में हम झ लगाते हैं, तो जे एच लिखते हैं ना, झ। तो इस तरह से देख, अगर आप ऐसे याद रखें, ये देखिए आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। इस तरह से अगर जो से मैं बता रही हूँ ये आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर आप इसको ऐसे ना याद रखें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोई भी वर्ग का 2 और 4 जो होता है वो हमारा महाप्राण होता है, जैसे कि च, छ, ज, झ, य। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 2 और 4 यानी कि छ और झ हमारा महाप्राण के अंदर आ जाएगा। इस तरह से मैंने आपको बता दिया था। और अगर हम अब नेक्स्ट चलें तो या तो वो च वर्ग में होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, च, छ, छ यहाँ पे है,
हाँ छ भी है यहाँ पे, और ज झ, तो झ भी है यहाँ पे। अब हमें ये क्या देखना है नेक्स्ट कि वो घोष होना चाहिए। तो हमने क्या देखा है, घोष कौन सा होता है और अघोष कौन सा होता है, सघोष कौन सा होता है। देखिए अघोष और सघोष ये दो तरह के वर्ण होते हैं घोषत्व के आधार पे। मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा मगर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आप गलत कभी नहीं करोगे। घोष में हमने देखा था कि 1 और 2 जो होता है वो अघोष होता है, बाकी 3 4 5 जो होता है वो हमारा सघोष होता है, यानी घोष होता है। घोष और सघोष एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह हमने देखा था। अब ये 1 2 3 4 5 क्या है ये तो आप समझ ही गए होंगे। ये 1 में च आ जाएगा, 2 में छ आ जाएगा, इसमें ज आ जाएगा, 4 में झ आ जाएगा, यहाँ पे य आ जाएगा। तो हम देखें 1 और 2 क्या है, अघोष है, और 3 4 5 क्या है, घोष है। यहाँ पे घोष पूछ रहा है तो ज झ, यहाँ पे झ आ रहा है। ऐसे आपने आंसर तो देख ही लिया है कि राइट आंसर क्या है, पर ये हमारा मेन फोकस नहीं है। हमारा मेन फोकस है कि हम क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाते हैं। तो हमने देखा ताला, यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि घोष में या फिर सघोष में, देखिए कभी घोष दिया रहेगा कभी सघोष दिया रहेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही है, घोष और सघोष, ठीक है। और एक होता है आपका अघोष, ठीक है। अघोष में 1 और 2 श्रेणी में होता है, और इसमें 3 4 5 होता है, ठीक है। ऐसे इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपने देख लिया। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम एक बार देख लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का सही उदाहरण झ है। देखिए तो यहाँ पे ठ हमारा मूर्धन्य में आता है, हमने पहले भी देखा है। महाप्राण में भी ट ठ, दो सेकंड वाला आ रहा है ना, 2 और 4 हमारा महाप्राण होता है, तो महाप्राण में आ रहा है ठ। और अघोष वर्ण में आ रहा है कैसे, ट ठ। अघोष और सघोष मैंने आपको बताया अभी। अघोष जो होता है उसमें 1 और 2 होता है, और सघोष में हमारा 3 4 5 होता है। ये आपको बार बार आप क्वेश्चन करोगे तो आपको ध्यान रहेगा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको देख के ही समझ में आ रहा है, म हमारा पंचमाक्षर। और किस वर्ग का पंचमाक्षर है ये, तो ये प वर्ग का पंचमाक्षर है। प फ ब भ म, है ना। म हमारा 5वें नंबर पे आ रहा है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। देखिए कंठ है तो ये आपका क ख क वर्ग से होना चाहिए, पहली बात। महाप्राण है, महाप्राण है तो महाप्राण में क्या होता है, 2 और 4 का नंबर का हम देखते हैं, 2 और 4 नंबर का। क वर्ग होना चाहिए और 2 और 4 नंबर होना चाहिए, तो क तो नहीं होगा, ठीक है। और 2 और 4 होना चाहिए, यानी कि क वर्ग से तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। 2 और 4 दोनों ही नंबर से यहाँ पे नहीं है, तो आपका सीधा सीधा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो गया, क्योंकि बाकी कोई आपका मैच ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ह हमारा कंठ में आता है, ये हमने आपको कई बार बताया है। चलते इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। ह वर्ग हमारा कंठ में होता है, ये महाप्राण भी है और यह घोष वर्ण के उदाहरण है, इसलिए। और कंठ में देखिए आपका क वर्ग ख वर्ग और ये तीनों ही कंठ में है, लेकिन क आपका अल्प प्राण है, ख महाप्राण है और अंग आपका अल्प प्राण है। इस तरह में देखें कोई भी आपका मैच नहीं कर रहा था ह के अलावा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इस तरह से अगर आपको इसका जो मूल बात है समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अल्प प्राण में मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। अल्प प्राण में आपका क्या होता है, 1 3 5 होता है, ठीक है। और महाप्राण में क्या होता है, महाप्राण में क्या होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, 2 और 4 होता है। ये आपका प्राण महाप्राण अल्प प्राण की बात हो गई, ठीक है। और अब हम बात करें घोष और अघोष की, तो अघोष जो होता है, ध्यान रखेंगे अघोष, ठीक है। अघोष आपका क्या होता है, 1 और 2 होता है। और सघोष आपका क्या होता है, सघोष को ही घोष भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका 3 4 5 होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, चाहे कैसे भी पूछे। यहाँ पे मूर्धा की बात की जा रही है, मूर्धन्य होना चाहिए और मूर्धन्य होना चाहिए, ठीक है। अल्प प्राण होना चाहिए
और घोष होना चाहिए। ऐसे व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ट ठ में आप देखें, ये होता है आपका मूर्धा, ठीक है। प फ ब भ तो नहीं होगा, ये होता है आपका प फ ब भ आपका होता है ओष्ठ में, तो ये तो नहीं होगा। और त थ द ध, त आपका दंत में आता है, तो ये भी नहीं होगा। ये ड हो जाएगा, इतना सिंपल सा है। यहाँ पे ड हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे ट ठ ड ढ, ट वर्ग से ये आ रहा है, ट वर्ग से आ रहा है। और ट वर्ग में मैंने आपको बताया कि मूर्धा होता है। पहले तो यहीं पे आपका आपको ना अल्प प्राण देखने की ज़रूरत है ना घोष देखने की ज़रूरत है। मूर्धा में एक ही आता है ड, बाकी भी आपके इसमें मैच हो रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगा वो अंग है, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन वो तो ड था। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए, हमने आंसर तो हम देख ही रखे हैं, पर हमें क्या है, हमें इसको अच्छे से निकालना है कि आखिर इसका आंसर हम कैसे निकाल सकते हैं। सीखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, और इसको सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि इसका आंसर देखना और टिक करना, ठीक है। अगर हम इसको जान जाएंगे कि ये कैसे लगाया जाता है, तो आपको आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगा ये। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ हमने देखा प वर्ग में होता है, सबसे पहले तो ये बात हो गई, प वर्ग में होता है। अब ये महाप्राण की बात कर रहा है, महाप्राण की बात कर रहा है, मतलब 2 या 4 की नंबर का होना चाहिए प वर्ग, तो फ तो नहीं होगा, ये दूसरे नंबर पे आता है। व भी नहीं होगा, और ठ भी नहीं होगा, ट वाली श्रेणी में आता है ये भ हमारा। इजी से आप निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं, एक कोई आपको अगर मिल गया, मैच हो गया, बस ख़त्म। और कहीं कुछ है ही नहीं प वर्ग में, फ होगा नहीं, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि वो घोष यानी कि सघोष नहीं है। ये तीनों का आपको विशेषता पता होगा ना, आप आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया है, एक बार और समझा रही हूँ। देखिए, घोष के अंदर क्या था, घोष के अंदर क्या था, 3, 3, 4 और 5 होगा। तो फ हमारा सेकंड नंबर पे आता है ना, प और फ, तो वो ऐसे ही नहीं होगा, इसीलिए भ हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई बात यहाँ पे है ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहा है मूर्धन्य अल्प प्राण घोष। अब आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि हमने इतने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूर्धा की बात की जा रही है, ट वर्ग हमारा होना चाहिए। फिर अल्प प्राण यहाँ पे दिया हुआ है, अल्प प्राण का मतलब होता है 1, 3, 5 में होना चाहिए, वो ट वर्ग का 1, 3, 5 नंबर होना चाहिए। और घोष के अनुसार वो 1 या 2 नंबर पे होना चाहिए। तो सबसे आप मैच करके देख लो, ट ही यहाँ पे राइट ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे आपको अल्पप्राण और अघोष ये पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। ऐसे तो आपको मैं इतनी बार समझा चुकी हूँ कि अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, पर आप इसको भी एक बार देख लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कठोर तालु के अग्रभाग से टकराता है, उसे हम मूर्धन्य कहते हैं। जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण और अंग और श, तालव्य श। अब यहाँ पे आप देख लीजिए क्या दिया है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, जैसा मैंने आपको बताया। और अघोष में क्या होता है, पहला और दूसरा वर्ण, ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो तीनों श जो है वो अघोष में आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने 78 तक कर लिया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, कौन सा व्यंजन ऊष्म है। मैंने आपको बताया था श, श, श और ह, यही 4 है जो हमारे ऊष्म व्यंजन के अंदर आते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको मैंने कई बार करा दिया इसलिए हम स्किप करेंगे। घ, ग, ड, ढ और त यह कितने अघोष व्यंजन है? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने अघोष है इसमें से। तो हमने देखा था पहले, तो ये देख लेते हैं कि अघोष में क्या होता है। अघोष में एक और दो वर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा एक और दो वर्ण में आ रहा है। घ, घ हमारा तीसरे नंबर पे आता है। क, ख, घ, तो ये तो नहीं होगा। ग भी हमारा तीसरे नंबर पे आता है, तो ये भी नहीं होगा। और ड भी हमारा ट, ठ, ड तीसरे नंबर पे आता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ट, ठ, त ये दोनों हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, इसको आपको सिर्फ देख के आंसर नहीं लगाना है, आपको समझ के आंसर लगाना है। आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें वर्ण में सिर्फ दो अघोष व्यंजन है। इसमें त और ठ अघोष है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। देखिए, घोष और सघोष एक ही है, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होता है और सभी स्वर क्या होते हैं हमारे, और य, र, ल, व और ह। देखिए, इतना चीज जो है वो सघोष होता है, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है हमारा सघोष होता है, यानी घोष होता है। इसके अलावा य, र, ल, व जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, य, र, ल, व और ह, ये इतने सारे हमारे सघोष होते हैं। सभी स्वर भी हमारे सघोष के अंदर आते हैं, ये भी ध्यान में आप रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें बताई जा रही है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें मघोष कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा मैंने आपको बताया है, पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो, और तीनों श हमारे अघोष वर्ण में आते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको आप नोट करके लिख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं भूलोगे, और इसको बार बार अभी प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, पूछ रहा है निम्नलिखित में से व्यंजन में अघोष कौन सा है। अघोष मैं आपको बार बार यहाँ पे इसलिए रिमाइंडर कर रही हूँ कि आपको अच्छे से याद हो जाए। अघोष हमने बात की थी, एक और दो नंबर जो है हमारा वो अघोष के अंदर आता है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कौन सा अघोष होगा। एक और दो में कौन कौन आता है, तो सिर्फ एक ही आता है, वो है हमारा ख। ख हमारा क वर्ग में दूसरा नंबर है ना, इतना तो हम जानते ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको आप फिर से देख लीजिए। पूछा जाए अघोष वर्ण में कितने संख्या होती, तो 13 होती है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सॉरी सभी स्वर और य, र, ल, व, ह हमारे सघोष में आ जाएंगे, ठीक है। और पहला, दूसरा हमारा अघोष में आ जाएगा। ये हमने बात कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 25, 29, 33 या 31? तो हम सब जानते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। कौन कौन सी है? स्वर हमने देखे, एक मिनट। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन वर्ण है, 11 स्वर है और 2 अयोगवाय है, 2 द्विगुण है, 2 संयुक्त है। टोटल हमारे 52 जो है हमारे होते हैं वर्ण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है जब छ पे बात की गई थी और ज्ञ पे भी बात की गई थी, है ना। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले छोटा होता है, उसके बाद वो बाद में होता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि आधा जौ पहले होगा कि पूरा जौ पहले होगा। जौ और य से मिलके ज्ञ बनता है, ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब देखिए, आप ये ध्यान में रखिए कि हमेशा ही छोटा पहले होता है। कुछ भी लिखते हैं तो आधा पहले होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने क लिखा, तो क हम कैसे लिखते हैं? आधा क प्लस अ,
ऐसे लिखते हैं। ये मैं आपको याद करने के लिए समझा रही हूँ कि आपको इस तरह से चीज़ें याद रहेंगी कि कैसे कोई भी हम वर्ण को बनाते हैं। तो यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है हमारा छ। तो देख लेते हैं छ जो है ये कैसे बनता है। देखिए ये छ जो है ये आधा क और मूर्धन्य स से हमारा बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा छ बनता है। तो हमारा क क्या है, आधा हो जाता है। अब वो हमारा यही हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आधा ज पहले होगा और यह बाद में होगा। बहुत कोई इसको लगा देते हैं। अब आपको अच्छे से याद रहेगा। और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। कौन कौन से होते हैं, एक मिनट, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। छ में अभी आपको मैंने बताया आधा क और श होता है। यहाँ पे त्र में आधा त और र होता है। ज्ञ में आधा ज और य होता है। और श्र में आधा श और र होता है। इस तरह से ये आप लिख सकते हैं। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है। अब देखिए आपके परिभाषा से भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत गलत करा देता है ये क्वेश्चन, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं। देखिए 2 मात्राएं लगती है तो हमारा क्या हो जाएगा, लघु होता है हमारा 1 मात्रा वाला और गुरु होता है हमारा 2 मात्रा वाला। गुरु को ऐसे भी लिखते हैं। देखिए वर्ण जिन्होंने छंद पढ़ा होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से 2 होता है, लघु स्वर होता है और एक मूल स्वर, या एक गुरु होता है, एक लघु होता है। तो ऐसे हम इसको देखते हैं। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुरु में 2 मात्राएं होती हैं, मैंने आपको बताया था। और 3 मात्राओं का समय जिसमें लगता है वो हमारे प्लुत स्वर में होता है ना। आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तो आपको याद आ रहा होगा। ज़रूर जाके देखें, प्लेलिस्ट में वीडियो है वर्णमाला का। बहुत ही अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है। अब देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी है। 11, 14, 3 या 25। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 25। स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, ऐसे वर्ण जो क वर्ग, एक मिनट, क वर्ग, ओहो, क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये जो हमारे उच्चारण वाले जितने भी होते हैं ना, ये क से लेके प तक के जितने वर्ग होते हैं सभी 5-5 होते हैं। तो 5 को अगर हम 5 से इंटू करेंगे तो 25 होगा। सबको पता है, अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। स्पर्श व्यंजन हमारे वहीं पे होते हैं। स्पर्श व्यंजन बोलो या वर्ण बोलो, एक ही बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा जा रहा है तालव्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन के उदाहरण कौन से हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तालव्य की बात की जा रही है तो तालु हमारा आता है च वर्ग में। ये बात पहले आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी आंसर होगा वो हमारा च वर्ग से संबंधित होगा। इसके बाद यहाँ बात की जा रही है महाप्राण की। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है हमारा, महाप्राण क्या होता है, 2 और 4 नंबर का होना चाहिए। ठीक है, और अघोष पूछ रहा है तो 1 और 2 नंबर का होना चाहिए। देखो यहाँ पे 2 और 2 कॉमन हो जा रहा है। पहली बात 2 और 2 कॉमन हो जा रहा है तो हमारा 2 नंबर का जो आंसर होगा ना वही सही होगा, क्योंकि 4 होगा तो यहाँ पे 4 नहीं होगा। तो 2 और 2 कॉमन हो रहा है, च वर्ग आना चाहिए। देख लो कौन सा है, च छ। ऑप्शन हमारा बी सही है आंसर। आप क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया कि आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है, लेकिन आंसर यहाँ पे ये क्यों होगा ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम इसको देख के चलेंगे। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इस तरह का क्वेश्चन, तो पहले ही आप उसका क्राइटेरिया बना दो, या ये चीज़ हमारा होना चाहिए, तो आंसर आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श की बात की जा रही है, ये कौन सा श है हमारा। मैं कितनी बार बोलती हुई चलती हूँ कि ये श है हमारा, तो ये कौन सा श है, ये तालव्य श है।
अब आप देखिए, आपने अगर वर्णमाला देखी होगी, क से लेके जो पूरा ज्ञ तक होता है, उसमें हम श कैसे लिखते हैं। पहले हमारा ये श होता है, जो मैं आपको समझा रही हूँ ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको कभी आप भूलोगे नहीं कौन सा श कौन है। क्योंकि ना कई बार आप इसमें ही हम कंफ्यूज रहते हैं कि किस श को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, आप वर्णमाला में इस तरह से लिखा होता है, ये श और ये श होता है। इसको हम श बुलाते हैं, इसको हम श बुलाते हैं, इसको हम स बुलाते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऐसे होता है, उच्चारण हमने कर लिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या बात है। ये आपको याद होगा, ये फिगर ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखिए, हर एक चीज़ बहुत ही वैज्ञानिक है। आपने पढ़ा है कि हिंदी भाषा हमारी बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमें याद कैसे रहेगा। हमने देखा था ये कंठ है, कंठ का बात तो यहाँ पे कहीं हो नहीं रहा है। इसके बाद क्या आया था, हमारा तालु आया था, तो ये हो जाएगा हमारा तालु। मूर्धा आया था इसके बाद, तो ये हो जाएगा हमारा मूर्धा। उसके बाद हमारा दंत आया था, तो ये हो जाएगा दंत। इस तरह से आप बिल्कुल याद रख सकते हैं, सिस्टमैटिक वे में ये हमारा वर्णमाला में बना हुआ है। ये श हमारा तालव्य श होता है, ये हमारा मूर्धन्य श होता है, और ये हमारा दंत श होता है। इसी तरह सिस्टम से हमने वर्णमाला का उच्चारण स्थान भी याद किया था, आपको ध्यान होगा। और अब आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे कौन सा श हम किसको कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इससे अच्छा आपको कोई नहीं बताएगा, जिस तरह से मैंने आपको बता दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने अभी तक ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंतस्थ व्यंजन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। य र ल व हमारा क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सब कहानी हमने पहले ही कर ली है, कई बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं। अब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इनमें से किन वर्णों का व्यंजन कहा जाता है, किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे व्यंजन की एक तरह से देखा जाए तो इसकी विशेषताओं पर बात की जा रही है कि क्या क्या होता है। तो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, उन्हें हम व्यंजन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा अगेन हम देख लेते हैं, जो बलाघात हो, तो ज़रूरी नहीं है बलाघात तो हमारा व्यंजन में बहुत सारे वर्णों में होता है, तो व्यंजन हम यहाँ से नहीं ले सकते हैं। जिनका उच्चारण संभव नहीं हो, बिल्कुल ऐसा गलत बात है। उच्चारण तो हमारा बिल्कुल संभव है, हम उच्चारण तो कर ही पाते हैं हर एक वर्ण को, है ना। जो कठिनता से उच्चारित हो, ऐसा भी गलत बात है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, जिसका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओष्ठ अब महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अब यहाँ पूछ रहा है ओष्ठ होना चाहिए। अब ओष्ठ में क्या था, प, यानी कि प वर्ग से हमारा होना चाहिए। झट से यहाँ पे आप लिख लो या माइंड मैपिंग कर लो, जो भी आपको ठीक लगता है। अल्प प्राण की बात की जा रही है। अल्प प्राण का मतलब होता है 1, 3, 5, ये चीज़ आ गई। अब घोष का मतलब होता है, घोष का मतलब क्या होता है, घोष यानी कि सघोष हमारा क्या होता है, 3, 4, 5, यही होता है ना। अघोष हमारा 1, 2 होता है, सघोष हमारा 3, 4, 5 होता है। तो बात हो गई ये। अब देखो 3 और 5 यहाँ पे कॉमन है, 3 और 5 यहाँ पे भी कॉमन है। अब ये 3 और 5 में ही हमारा आंसर होगा, प वर्ग होना चाहिए। तो प वर्ग में तीसरा नंबर क्या आता है, प फ ब आता है। और पांचवा नंबर क्या आता है, प फ ब भ म। अब देख लो ऑप्शन में ब और म होना चाहिए, तो हमारा सिर्फ ब ही दिख रहा है। तो इस तरह मैंने आपको पूरा ऑपरेशन करके दिखा दिया कि कैसे हम चीज़ें कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, कोई कन्फ्यूज़न का कहीं सवाल ही नहीं उठता है। आप इस तरह से करोगे, आपका कभी गलत नहीं होगा। देख लेते हैं यहाँ पे, ये चीज़ें आप कई बार देख चुके हैं। फ आपका ओष्ठ होता है, स्पर्श होता है, स्पर्श व्यंजन भी यहाँ पे डाल देगा। तो स्पर्श हमने अभी अभी पढ़ा है कि क से लेके म तक हमारा स्पर्श व्यंजन होता है, ठीक है। अघोष होता है या महाप्राण होता है, फ हमारा हमने देख लिया था। फ हमारा किस में आता है, पीएच के फॉर्म में आता है। ये आपको अभी अभी इंग्लिश हम बहुत ज़्यादा लिखते हैं ना चैटिंग वगैरह में, तो हमें अच्छे से याद होता है कि फ जो हमारा पीएच फॉर्म में लिखा जाता है, तो पीएच एच वाले फॉर्म में जब लिखते हैं तो वो हमारा महाप्राण होता है। ऐसे भी ट्रिक है, ये आप याद रख सकते हैं, कभी भी फेल नहीं होंगे इस चीज़ में, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। चलो नेक्स्ट है हमारा कंठ महाप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है।
अब यहाँ पे कंठ की बात की जा रही है। सबसे पहले हम चले जाएंगे अपने जगह पे। ये है हमारा क वर्ग। क वर्ग होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए, व्यंजन वर्ण होना चाहिए। व्यंजन तो है ही। अल्प प्राण में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया है, 1, 3 और 5 हमारा होता है। अब क में 1, 3, 5 कौन है, ये 3 नंबर पे है, बाकी ये 4 नंबर पे। 4 नंबर तो यहाँ है ही नहीं, तो सीधा सीधा हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख लिया आपने कि आंसर कैसे लगाना है, कैसे हमारा आंसर आ रहा है। आप देख लो, मैथ की तरह मैं पूरा ऑपरेशन करके आपको दिखा रही हूँ किस तरह से हम आंसर को ला सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूज़न के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा इसको करने में। ये आप इसका स्पर्श व्यंजन है। देखिए मैंने आपको बताया था क से लेके म वर्ग तक आपका होता है स्पर्श व्यंजन, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ देख लीजिए आप, य र ल व हमारा अंतस्थ व्यंजन के अंदर आता है, और उस व्यंजन आता है हमारा तीनों स और ह, ये हमारा उस व्यंजन के अंदर आता है। ये सब आप नोट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब चीज़ें मैं आपको कई बार करवा रही हूँ, बार बार करवा रही हूँ कि अभी तक आपको अच्छे से याद हो गया होगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इनमें से पूछ रहा है कि दंत्य ध्वनि कौन सा है। शब्दों पे नहीं जाना है। दंत्य हमारा किस में आता था, तो वर्ग पे आता था। अब यहाँ देख लो, तो एक ही दिख रहा है और तो कहीं कुछ है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। कितना इजी था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है। ट वर्ग कितनी बार कर लिया हमने, ट वर्ग है ना, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मूर्धन्य आ जाएगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कंठ तालु मूर्धा। ठीक है, फिर इधर दंत, फिर इधर ओष्ठ, इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पे क हो जाएगा, तालु में च हो जाएगा, और यहाँ मूर्धन्य में आपका ट हो जाएगा, फिर दंत में त हो जाएगा, और ओष्ठ में आपका प हो जाएगा। चले, अब आपके लिए बहुत ही इजी हो गया होगा। हम लगभग 100 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और अब तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी वर्णमाला को लेकर, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। जैसी भी चीज़ें हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। यह उच्चारण की दृष्टि से दंत्य कौन सा नहीं है। अब दंत्य कौन था, दंत्य कौन था, त वर्ग था हमारा। और हम अगर देखें तो ल और स, ये वाला ल और दंत स हमारा किसके अंदर आता है, दंत के अंदर आता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी। क्यों सही होगा सी, क्योंकि देख लो ये त, थ, द और न, ये सभी त वर्ग के अंदर आता है, और ट हमारा क्या हो जाएगा, मूर्धा में हो जाएगा। हमने पढ़ रखा है इसको पहले से ही। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दंत्य वत्स्य। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि दंत्य हो या वत्स्य हो एक ही चीज़ है, एक ही बात है। ठीक है, महाप्राण घोष। अब आपको दंत्य है, दंत्य मतलब कौन सा वर्ग हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, त वर्ग हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम चलते हैं महाप्राण की तरफ। महाप्राण में क्या होना चाहिए, मैं बार बार करवा रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको याद हो जाए पूरी तरह से। महाप्राण देखो, घोष या अघोष देखो, तो बस आंसर लगा दो आप। तो महाप्राण से हमने क्या याद किया था, 2 और 4 नंबर होता है हमारा, और घोष में क्या होता है, 3, 4, 5 होता है। अब यहाँ देखो तो कौन सा हमारा 4 और 4 कॉमन आ रहा है। ठीक है, मैथ की तरह पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ये 4 और 4 कॉमन आ रहा है। तो देखो त वर्ग में 4 कहाँ आता है, त, थ, द, ध, ध आता है। ध यहाँ ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दंत्य वत्स अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा। अब दंत की बात की जा रही है, फिर से हमारा त वर्ग, त वर्ग होना चाहिए, अल्प प्राण होना चाहिए। अल्प प्राण में क्या होता है, 1, 3, 5, 1, 3, 5 हमारा दंत में आ जाता है, सॉरी अल्प प्राण में आ जाता है।
और अघोष की बात की जाए तो 1 और 2 होना चाहिए। अब यहाँ कॉमन क्या है, 1 और 1 कॉमन है, तो 1 यानी कि तो ही हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है। देख लो डी नंबर में है ना हमारा तो। कैसे आया आंसर, इसी तरह से आप भी करोगे और बिल्कुल चुटकी में आंसर आपका आ जाएगा। पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से मज़ेदार तरीके से हम पढ़ेंगे, हर एक क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करेंगे और समझेंगे चीज़ें क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आप, ताला भी महाप्राण और घोष होना चाहिए, ये कितने हैं यहाँ पे ऐसे, तो ताला भी होना चाहिए पहली बात तो तालु हमारा क्या था, च वर्ग में था। च वर्ग में है यहाँ कोई, हाँ है, चलो ठीक है। अब क्या महाप्राण होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए मतलब 2 और 4 नंबर पे होना चाहिए, ठीक है। और क्या देखना है, च वर्ग का ही 2 4 होना चाहिए। और घोष आ रहा है यहाँ पे, घोष मतलब 3 4 5, 3 4 5, इतनी बातें होनी चाहिए। तो हमारा 4 और 4 यहाँ कॉमन आ रहा है, च वर्ग का 4 कॉमन आ रहा है। अब देख लेते हैं यहाँ पे हम, च वर्ग तो ज़रूर है, लेकिन च छ ज झ, यहाँ पे झ है, झ तो कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पे एक भी हमारा तालव्य महाप्राण घोष वर्ण नहीं है। बेहिचक आप यहाँ पे अपना आंसर ए लगा सकते हैं, जो कि 0 है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी च का 4th वन यानी झ यहाँ पे हमारा देखने को नहीं मिल रहा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा तभी आप इस तरह से लगा सकते, वरना 0 लगाने में आदमी के हाथ कांप जाएंगे कि पता नहीं 0 होगा भी कि नहीं, इतना सारा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण कौन सा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मूर्धन्य की बात की जा रही है, ठीक है। मूर्धन्य में कौन सा हमने देखा था, यहाँ पे सारे स्वर हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक ही हमने देखा था मूर्धन्य में, क्या था, री। री हमारा मूर्धन्य के अंदर आता है, बाकी ये सब जो है आपका तालु में आएगा, ये आपका ओष्ठ में आ जाएगा। तो इस तरह से राइट ऑप्शन हमारा री हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पूछ रहा है छ, तो ये बताना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। छ वाला वर्ण क्या होता है हमारा, तालव्य होता है, तो तालव्य यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है, तो च तो नहीं होगा, च हमारा तालव्य वर्ण होता है। इसके बाद देखा जाए, अरे यहाँ पे कितना इजी है, तालव्य श तो ये हमारा है ही नहीं, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, सीधा सीधा। च वर्ण में ये भी आता है, य में। अब यहाँ पूछ रहा है कौन सा तालव्य नहीं है, ये तालव्य सौ है, ये भी हमने देखा था, ये भी हमने देखा था कि तालव्य सौ है, ये देखा था ना। और ये कौन सा सौ है, ये वाला हमारा दंत सौ है, तो राइट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, च वर्ग महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो कितने हैं, 2 ही तो होते हैं महाप्राण, 2 और 4, तो कितना इजी है ये, ऑप्शन नंबर ए 2 हमारा सही हो जाएगा। कौन सा महाप्राण कौन से हो जाएंगे, छ और झ। 100 तक करेंगे आज हम। एक 100 कर लिया क्या हमने, अच्छा 100 से ज़्यादा ही कर लिया हमने। चलिए यहीं पे आज हम फिनिश करते हैं। इतना ज़्यादा खो जाते हैं हम क्वेश्चंस करने में कि पता ही नहीं चलता है समय का, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट हम कल जो करेंगे, कल हम वर्णमाला को कितना भी हो ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, चाहे 50 हो या 50 से ज़्यादा भी होगा, तो हम कल वर्णमाला फिनिश कर लेंगे और भी बहुत अच्छे तरीके से वर्णमाला हमें समझ में आ जाएगी। अब तक आपको कितना समझ में आया, कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बस इतना 3 काम आपको करना है, वो आप ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।